तारीख तय हो चुकी है। इजराइल पर ईरान घातक हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान की एक एक गलती मतलब होगा महाविनाश। इजराइल पर हमले से छिड़ जाएगा महायुद्ध। ईरान की तैयारी से दुनिया में खलबली मची है। वहीं इजराइल के साथ साथ दुनिया की महाशक्तियां अपने अपने हथियार और मिसाइल टेस्ट करने लगी हैं। एटमी वॉर के काले बादल जैसे छाने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट से दहशत में दुनिया। ईरान के सिर पर बदले का खून सवार। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तारीख तय। दुनिया सहम उठी है। ईरान हमले की पूरी तैयारी में है और कलयुग के खात्मे की तारीख जैसे अब तय है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर बस होने ही वाला है। इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हो सकता है। चारों तरफ से घेर कर ईरान हमला कर सकता है। इजराइल तो ईरान से भी ज्यादा घातक है। इजराइल पर हमला मतलब अमेरिका नाराज, ईरान पर हमला मतलब रूस चीन नाराज। ईरान की एक गलती और दुनिया जंग में जल उठेगी। इजराइल किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। अमेरिका और यूरोप के साथ से ईरान को तबाह कर देगा। वहीं रूस और चीन भी अमेरिका और यूरोप को सबक सिखाने को बेताब है। ईरान के कंधे पर बैठकर युद्ध को महाविनाशक बना देगा। दरअसल महाशक्तियों में टकराव होने के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर होना तय है। ईरान के साथ रूस और चीन है, वहीं इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोप। मिडिल ईस्ट की जंग से दुनिया फिर जल उठेगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर से दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालात जो बन रहे हैं वो खतरनाक है। महाशक्तियों की भिड़न से एटमी वॉर तय है। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे से लेकर अगस्त के अंत तक ईरान कभी भी हमला कर सकता है। अभी ईरान डिफेंस स्ट्रेटजी पर लीथल प्लानिंग कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान 3 तरीके से हमला कर सकता है। ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से कई तरफा हमला करेगा। वहीं अमेरिकी सेना पर भी एक साथ हमला कर देगा और कई दिनों तक लगातार हमला भी कर सकता है। ईरान की घातक तैयारी से मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जंग छिड़ेगी। दुनिया में युद्ध के कई और फ्रंट ओपन हो जाएंगे। युद्ध नहीं चाहते हुए भी कई देशों को जंग में कूदना होगा। तो क्या साल 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है? जो हालात दिख रहे हैं वो साफ है, लेकिन कुछ दूसरे तर्कों पर भी गौर करें तो दावा किया जा रहा है कि अब दुनिया बस खत्म होने वाली है। जंग से धरती लहूलुहान होने वाली है। भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2024 में वर्ल्ड वॉर होगा। वहीं महान वैज्ञानिक न्यूटन ने भी कहा था कि 2032 से 2060 तक दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दोनों दावे गलत और सही हो सकते हैं, लेकिन मध्य एशिया में जो हालात दिख रहे हैं वो इन दावों को पुख्ता कर देता है। इजराइल भले ही छोटा देश है, लेकिन सैन्य ताकत उसकी खूंखार है। वहीं अमेरिका जैसी महाशक्तियों का भी इसे साथ है। ईरान तभी हमला करने से पहले पानी पी पी कर सोच रहा है। इजराइल पर हमले का मतलब होगा दुनिया को जंग में झोंकना। तीसरे विश्व युद्ध की तारीख नजदीक है, तभी महाशक्तियां हथियारों और मिसाइलों की टेस्टिंग में है। जंगी जहाजों से समंदर को लाल करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच तनातनी किस लेवल तक पहुंच जा चुकी है। आज हम एक बेहद गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। दोनों मुल्क हमले को तैयार हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। क्या एक और महायुद्ध होकर रहेगा? पक्का है। हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच यह तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दे दी। इजराइल ने भी करारा जवाब दिया और कहा
जैसा करेगा वैसा भरेगा ईरान। ईरान के नेताओं को शक है कि इजरायल किसी भी वक्त बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान भी लगातार तैयारियां कर रहा है। इस बार ईरान ने भी निर्णायक जवाब देने वाली रणनीति बना रखी है। ईरान ने यह भी कहा कि वे अपने सैन्य और तकनीकी संसाधनों को दुरुस्त कर रहे हैं। खबर है कि इजरायल ने ईरान की धमकियों को गंभीरता से लिया है। उसने भी सेना को अलर्ट मोड में रखा है। इजरायल ने साफ कहा है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जो भी चुनौती बनेगा, उसका वजूद मिटा दिया जाएगा। आखिर ईरान और इजरायल के बीच तनाव क्यों बढ़ा, ये भी जान लीजिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक मुख्य विवाद का कारण बना हुआ है। इजरायल इस बात से चिंतित है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम का सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ईरान इसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने की बात करता है। इस आज तक ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ा है। दोनों देशों के बीच के तनाव ने मध्य पूर्व के अन्य देशों में भी अस्थिरता और डर का माहौल पैदा किया है। इन दोनों मुल्कों के बीच बढ़ती जंग ने दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। कई देशों ने दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने की अपील की है। एक्सपर्ट्स की माने तो क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय और निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी सैन्य हमले में मनमानी ना करे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय होना होगा। दोनों पक्षों को संयम और समझदारी दिखाने की। क्योंकि इस तरह के हालात बन रहे हैं इजरायल और ईरान के बीच, और अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है और फिर जवाबी कार्रवाई जो है वो इजरायल की तरफ से अगर ईरान पर होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा आखिरकार किस देश का होगा? कौन अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो लगातार ईरान पर नज़र बनाए हुए है और अमेरिका इन सब के बीच अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सुरेश कुमार गोयल पूर्व राजनायक हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भूषण दीवान, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के हालात ईरान और इजरायल के बीच बनते हुए दिख रहे हैं, जो चेतावनी थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर देता हुआ दिख रहा है कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया और बैकफायर इजरायल की तरफ से ईरान ने किया, तो दुनिया के तमाम देश ना चाहते हुए भी दो धड़ों में बंटते हुए नजर आएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनन्या जी। जो ईरान कई दिनों से धमकी दे रहा है हानिये की मौत के बाद, हानिये की मौत इजराइल में ईरान में होना, उनके प्रेसिडेंट पैलेस से 150 मीटर पे होना, इजराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से बहुत बड़ा थप्पड़ है ईरान के ऊपर। उस थप्पड़ का जवाब देने के लिए ईरान तिलमिला रहा है, पर ऑन दी ग्राउंड स्थिति ये है, ईरान पूरी तरह तैयार नहीं है, ईरान पूरी तरह मजबूत नहीं है। इसलिए ईरान लड़ाई चाहता नहीं है। वो जिस टाइप से बातें हो रही हैं वो समझ आ रहा है, पर इजराइल इसमें लड़ाई चाहता है, नेतन्याहू लड़ाई चाहता है। और यहाँ तक ये भी हो रहा है, जो नेगोशिएशन हुई है, नेगोशिएशन कौन करा रहा है? इजिप्ट करा रहा है, यूएसए करा रहा है, कतर करा रहा है। जो नेगोशिएशन हो रही है, खाली बात दो चीजें उसमें। पहली चीज तो ये है होस्टेज रिलीज हो जाए जो बचे हुए हैं, तो वो इजरायली होस्टेज रिलीज के लिए नई नई कंडीशन नेतन्याहू डाल देते हैं। वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं इसको वॉर को एंड तक ले जाएं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि डोमेस्टिक पोजीशन भी थोड़ी वीक है, मतलब आंतरिक जो हालात हैं, उनकी कुर्सी हिलने वाली की बातें जो हैं, उस हिसाब से भी वो लड़ाई को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो वो तो अग्रेसिव हैं। और उस तरफ हमास के हानि तो मर गए। अभी जो सिनवर है,
जो यहया सिनवर है, वो भी नेगोशिएशन में बैठते नहीं है, और वो तो कट्टर है, वो भी चाहते हैं लड़ाई एंड तक हो जाए, और वो भी मतलब काफी बुलिश है। तो अगर लड़ाई होगी, अगर अभी क्या है, अभी तो नेक्स्ट थर्सडे को सीज फायर होना, टॉक्स होनी सीज फायर की, नेक्स्ट थर्सडे को, मतलब आप हफ्ता हो रहा है 15 अगस्त को। तो उसमें क्या होगा, ऐसा मुझे लगता है कि शायद अभी लड़ाई ना हो। अभी उसमें क्या है, लड़ाई होने के लिए आपके जो कमेंटेटर कह रहे थे अभी कि नोस्ट्राडामस ने भी कहा वर्ल्ड वॉर होगा, तो ये अगले थर्सडे को भी, अगले गुरुवार को भी मेरा ख्याल है कुछ 16 नहीं निकलेगी, और तब तक नूरानी कुश्ती छुट चीजें होती रहेंगी। और हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना रूस में इन्वॉल्व हो जाए, चीन इन्वॉल्व हो जाए, काफी सपोर्ट दे। और हिजबुल्लाह जो है वो बातें तो बहुत कर रहा है, पर उनके डेप्थ नहीं है, इकोनॉमी बड़ी कंडीशन खराब है, बोल तो रहे हैं 1.5 लाख रॉकेट भी उनके पास है। तो मेरी समझ में लबोलबाब ये है कि अभी जो है चीज जोर से उछलेगी नहीं, और उछलेगी अगर ये हॉस्टेज रिलीज हो जाएंगे, वो भी मुश्किल लगता है, क्योंकि नेतान्याहू चाहते नहीं है, कुछ ना कुछ नई कंडीशन डाल देते हैं। तो ये 15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद ये चीज दोबारा उबलेगी, अभी उबलेगी नहीं। ईरान कहता रहेगा बड़ी बड़ी बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिजबुल्लाह भी कहता रहेगा, हमास भी अभी देखिए गाजा में क्या किया, इजराइल ने दोबारा प्रेशर लगा दिया, शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, इजराइल का पलड़ा भारी है, वो दबा रहे हैं इनको बुरी तरह, और वो दबते जा रहे हैं, दबना पड़ेगा, और ईरान के सपोर्ट करने के लिए कोई सामने तो आया नहीं। तो ये बातें हैं, पर बात खत्म नहीं होगी मुझे लगता है अगले 15 अगस्त तक, पर ये आगे बढ़ेगी, और बहुत बड़ा वॉर भी अभी छिड़ना 15 अगस्त के आसपास, उसके पहले मेरा ख्याल है ऐसा मेरा अंतर नहीं है। ठीक है, सुरेश कुमार गोयल जी, क्या लग रहा है, क्या कोई बड़ा वॉर छिड़ने वाला है जिस तरह के हालात बन रहे हैं? और जो डॉक्टर भूषण जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी का खतरा है, इसीलिए होस्टेज को लेकर वो नई नई डिमांड यहाँ पर रख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो आखिरी तक जाए। नहीं जी, मैं 2-3 चीजें मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा इसके मामले में। कि पहली बात तो आपने कहा विश्व युद्ध 3 क्या होगा। जब कहते हैं कि विश्व 3 होगा या नहीं होगा, उसका मतलब क्या है? हम लोग जब समझते हैं युद्ध होगा, तो एक क्लासिकल डेफिनेशन हमारे माइंड में आती है युद्ध के लिए, कि आर्मीज होंगी, आर्मीज जो है बॉर्डर क्रॉस करेंगी, उसमें जो है दुनिया के जो देश हैं वो 2 धड़ों में बट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर हम युद्ध का स्वरूप देखें, तो युद्ध में खाली टेरिटोरियल जमीन को कब्जा करने वाले युद्ध नहीं होंगे। ये युद्ध होंगे कि हमारे पास कितनी ताकत है, और हम दूसरे देश के ऊपर कितना आजमा करके उसको नीचे दिखा सकते हैं। तो उसमें ये अभी वो चीज अभी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन में शुरू हुई, इंडो पैसिफिक में आप देख रहे हैं, वहां पर फिलीपाइंस में शुरू हो रहा है, ये ताइवान की बात चल रही है, जापान कोरिया की एक्सरसाइज चल रही है, ये यहाँ पर मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है ये। तो एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात, एक दूसरे के ऊपर एक डोमिनेशन वाली बात दिखाने वाली बात वो शुरू हो चुकी है। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि 2 धड़ों में बंटने वाली बात। मेरे ख्याल है पहले ही वर्ल्ड 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, एक उम्मीद थी कि ये कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ ही साथ ये पोलराइजेशन जो हुआ था वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं हुआ है अभी तक। अभी भी हम बात करते हैं कि 2-3 कैंप होंगे, एक यूएसए का कैंप होगा, एक चाइना और रशिया का कैंप होगा, चाइना रशिया के कैंप के ऊपर ये वाले देश होंगे। ये तो कैंप्स बने हुए अभी भी। हम यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन की बात में कौन कौन शामिल होता है? एक तरफ यूएसए है, चाइना रशिया दूसरी तरफ है। हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, एक तरफ यूएसए इजराइल है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट है। चाइना के बारे में शक किया जाता है कि वो भी है ये। तो मैं समझता हूं कि हमको जो एक क्लासिकल डेफिनेशन है कि युद्ध होगा वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन बेसिकली बात यह है कि दुनिया के देशों के बीच जो अलगावपना है वो है पहले से, और वो अभी नहीं है, 10 साल पहले भी था वो, और अभी भी है। और उनके बीच में टकराव की स्थिति पहले से ज्यादा तेज हो गई है। और तीसरी बात आती है न्यूक्लियर वॉरफेयर की।
न्यूक्लियर वॉरफेयर जहां तक मैं समझता हूं, सारे देश समझते हैं कि अगर एक किसी भी देश ने हिम्मत करी न्यूक्लियर बटन दबाने की, तो खाली वो देश नहीं, काफी सारे देश तबाह हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ज्यादातर देश यही चाहेंगे कि वॉर हो, कन्वेंशनल हो। न्यूक्लियर वॉरफेयर आपने देखा कि रशिया ने भी पहले कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की स्थिति में हैं, लेकिन यूज नहीं किया। हाँ। करेंगे भी नहीं वो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, ये लंबी प्रोसेस है, चलती रहेगी। ईरान, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट वगैरह, कतार, यूएसए, रशिया, चाइना, काफी सारे देश जो है इसमें शामिल हैं इस टाइम पर। और ये जो युद्ध होगा, ये एक दूसरे की ताकत दिखाने के लिए, डोमिनेशन के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं होगा। लेकिन अब इन सब के बीच, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार डॉक्टर भूषण, इजराइल को जो है वो अमेरिका साथ दे रहा है, और ये कहा गया है अमेरिका के साथ कि किसी भी तरह की कोई भी स्थितियां अगर बनती हैं, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन क्या इस पूरे दोनों जो ईरान और इजराइल के बीच जो जिस तरह की स्थितियां बन रही है, इसमें क्या अमेरिका भी अपना हित साधने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है? क्या ईरान में नई सत्ता चाहता है अमेरिका, जिससे वो अपने हित साध सके, व्यापार को बढ़ावा दे सके? जिस तरह के हालात, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार को लेकर किसी भी मोर्चे पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है, तो क्या अमेरिका का भी एक एंगल समझने की यहाँ पर ज़रूरत है? क्योंकि अमेरिका की इस पूरे युद्ध में, चाहे स्टार्टिंग में ही गाजा पट्टी पर जब इजराइल ने हमला किया, इन तमाम चीज़ों में, और अगर इस तरह तक हालात अभी तक बने हुए हैं, लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, तो यहाँ अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लगातार अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनन्या जी, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से एम्बेसडर गोयल साहब ने कहा, अब अमेरिका का एक छत्र राज 50-60 साल से दुनिया में रहा है, एक छत्र राज। उस एक छत्र राज को चुनौती देने वाले रूस, चीन खड़े हो रहे हैं, और कई देश खड़े हो रहे हैं, ताकतें खड़ी हो रही हैं। पर लबोलबाब ये है, आज के स्थिति में भी मिडिल ईस्ट में सर्वे सर्वा वर्चस्व अमेरिका का ही है। हाँ। पर ये टाइम के साथ गिर सकता है। तो अगर उस एंगल से देखें, तो मैं समझता हूं अमेरिका भी पूरी पुरजोर तैयारी कर रहा है, और ईरान ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा, और अमेरिका का झंडा ऊपर करेगा अपना, और दुनिया में दिखा देगा कि मैं अमेरिका हूँ, कोई पुराना अमेरिका हूँ मैं। और दूसरी बात, तो इसलिए अमेरिका के हिसाब से देखा जाए, तो अगर ईरान ने कुछ हिमाकत की, तो ये खतरा ईरान बहुत भारी खतरा ईरान बोल लेगा, और मिडल ईस्ट में दोबारा अमेरिका का वर्चस्व छा जाएगा। एक बात और है, अभी हम सब जानते हैं, अभी तो 2025 जनवरी फरवरी में इलेक्शन है अमेरिका में, उसमें तो बाइडेन खड़े नहीं हो रहे। बाइडेन तो एक टर्म 4 साल के राष्ट्रपति बनकर चले जाएंगे। आप समझिए, हम समझते हैं कि ये जो हर प्रेसिडेंट होता है, कि वो चाहता है कि अभी नहीं बनेंगे, वो चाहता है मेरी लेगेसी रहे। लेगेसी माना लोग मुझे याद करें, ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल। बाइडेन की धरोहर लेगेसी क्या है? भाई वीक है, बूढ़ा है, इधर देखता है, उधर देखता है, हाथ हिलाता है, गिर जाता है वगैरह। तो वो अगर चाहे तो उन्मादी तत्व में उसमें आ जाए, तो वो तो चाहे लड़ाई हो जाए और हम ईरान को दबा दें। अच्छा मौका भी, अर्लियर द बेटर, जल्दी करें, उस हिसाब से वो चाहेगा। पर फिर क्या है कि वो भी इतनी कॉम्पिटेंट पोजीशन में नहीं है अभी। पर ये दोनों तरफ के खेल खेल रहे हैं। अभी हैरिस से मिले आज लोग, जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, हैरिस माने वो वाइस प्रेसिडेंट जो की बाइडेन की, और शायद प्रेसिडेंट डेजिग्नेट रहेगी, मतलब खड़ी हो रही है अगले इलेक्शन में। तो उसने क्या कहा है, हम जो है इजराइल के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो नहीं करेंगे, हम आर्म्स देते रहेंगे। तो मतलब मंशा वो 50-50 चल रहा है, फुल स्केल वॉर करेंगे नहीं। पर अगर देखा जाए, उन्होंने वर्चस्व बनाना है, तो इससे पहले 6 महीने 9 महीने के बाद काम हो, जब तक चीन भी और इसमें घुस जाए और अमेरिका भी और घुस जाए, तो अमेरिका की कोशिश तो अभी कर दो। तो ये अमेरिका का रुख तो ये रहेगा। पर अभी उनका वर्चस्व बना हुआ है, उनके बेसिस, अच्छा और क्या, हूती हैं और उनके बेसिस हैं, उन पे अटैक हो रहा है। उन पे भी अगर अटैक वगैरह बढ़ा, तो अमेरिका को उकसाने वाली बात हो जाएगी, मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने वाली बात हो जाएगी। तब भी बात काफी बिगड़ सकती है, और अमेरिका उसमें रुकेगा नहीं पीछे, और फिर तबाही मच जाएगी। अनन्या जी। जी बिल्कुल। लेकिन सुरेश कुमार गोयल जी,
अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि अगर अयातुल्ला अली खमेनेई को ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी से हटाए बिना उसका ना तो इराक और ना अफगानिस्तान में दबदबा कायम हो सकता है और ना ही व्यापारिक हित पूरे हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा रखी है पिछले कुछ समय से, जो हम देख रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका लगातार जब ईरान ने ये बात कही कि बड़ा हमला हो सकता है, और अमेरिका की तरफ से ही खबर सामने आई थी कि पिछले कुछ दिनों में 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया था कि ईरान जो है वो इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उस तरह का हमला जो हमने अप्रैल में देखा था, कई सौ मिसाइलें एक साथ दागी गई थी, हालांकि इजराइल ने उस हमले को फेल कर दिया था। तो सबसे बड़े हित साधने की कोशिश अमेरिका यहां पर कर रहा है अगर दोनों के बीच इस तरह की स्थितियां बनती हैं आने वाले वक्त में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक कि यूएसए के इलेक्शन पूरे नहीं होते हैं, चाहे बाइडेन इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े, जब तक कि नए प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं होता है अगले साल तक, मेरे ख्याल है सिचुएशन जो है वो ऊपर नीचे रहेगी। लेकिन ये जो बाइडेन है वो भी एक वॉर को एंटर करने के लिए, वॉर का बटन दबाने के लिए वो अभी तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ही इज अ सिटिंग डक, नहीं कर पाएंगे ये। तो धमकियां देते रहे, बोलते रहे, जो भी करना है, एक तरह से चैलेंज वगैरह अल्टीमेटम होंगे, वो सब चलता रहेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से वॉर की पहल नहीं होगी। एक तो चीज ये। दूसरी चीज ये है कि ईरान भी, आपने सीरिया का जिक्र किया, जो उन्होंने फिर अपने ये भेजे थे मिसाइल, उन्होंने अक्रॉस द गल्फ मिसाइल भेजे। उनको अच्छी तरह मालूम था कि इजराइल का जो डोम सिस्टम है इतना मजबूत है कि अगर वो मिसाइल भेजते हैं गल्फ ऑफ यमन से, गल्फ के थ्रू, तो जब तक पहुंचेंगे उनको खबर लग चुकी होगी। ये उन्हें अच्छी तरह मालूम था ये। तो एक तरह से खाली वो इशारा था इजराइल के लिए कि हम भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो एक्शन सीरियस नहीं था। अब तीसरी बात ये आती है कि अगर इस हालत में अभी जो हुआ है, जो वहां पर तेहरान में जाकर के उन्होंने हानिये को मारा है, उसके बाद में ईरान और तगड़ा रुख अपनाएगा या वो खाली धमके देके चुप बैठ जाएगा। ईरान को अच्छी तरह मालूम है कि अगर ईरान ने कोई भी कड़ा रुख अपनाया तो वो कड़ा रुख जो है एक पूरी रीजनल वॉर के रूप में बदल जाएगा। और अगर ये एक युद्ध बनता है, रीजनल युद्ध, उसमें कौन से साथ में होगा? कतार, इजिप्ट, कौन साथ देगा? सऊदी अरेबिया। ये अरब पर्शियन वॉर दोबारा बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है ईरान भी जानता है अच्छी तरह से कि इस समय पर युद्ध करने की सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो धमकियां देगा, दिखाएगा कि हाँ हमारे पास ताकत है, लेकिन युद्ध होने की ताकत की नौबत नहीं आएगी। जी ठीक है। किस तरह से आप देख रहे हैं डॉक्टर भूषण, क्योंकि जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश क्या ईरान लगातार कर रहा है? जो हमने अप्रैल में जो कई सौ, लगभग 300 मिसाइलों से अटैक किया गया था ईरान की तरफ से, और किस तरह से इजराइल के डोम सिस्टम ने पूरी तरह से उसे ख़त्म कर दिया था, क्या सिर्फ और सिर्फ ये धमकी देता रहेगा ईरान जो हालात बने हुए हैं? क्योंकि अगर हम कंपैरिजन में बात करते हैं इजराइल और ईरान के, या फिर जो साथ ईरान को मिल रहा है, लड़ाई अटैक करना मुश्किल होगा ईरान के लिए, क्योंकि उतना मजबूत ईरान नहीं है। हालांकि इजराइल भी काफ़ी कमज़ोर हुआ है, लेकिन ईरान से अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्थितियां बहुत अलग हैं और बहुत मजबूत इजराइल नज़र आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनन्या जी आप। ईरान के पास वो ताकत नहीं है। जब युद्ध होता है ना, दो चीजें गिनी जाती हैं। एक तो कैपेबिलिटी, क्षमता, दूसरा होता है इंटेंशन, इरादे। अब इरादे तो उनके बुलंद हैं, तो ठीक है, वो चाहते हैं कुछ करें, पर उनकी क्षमता नहीं है कि लंबा वॉर खींच जाए, बल्कि कुछ करेंगे। और वो जो पहले आपने कहा, बिल्कुल वो नूरानी कुश्ती के माफिक हो रहा है। और नूरानी कुश्ती में वो 300 मिसाइल भेजी अप्रैल में, वो अप्रैल वाला काम दोबारा हो सकता है। मेरा भी आप नूरानी कुश्ती में एक फिक्स मैच,
भाई मेरी भी नाक बच जाए, भाई आपने हनी को मारा और हम चला चली करते रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कुछ तो करने दो, इस टाइप से कुछ हो जाए। पर वो भी, और वो ऐसा ही हुआ अप्रैल में, तो ऐसा हो जाए। पर इजराइल की तैयारी तो उन्होंने बिल्डिंग्सों में बंकर बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उन्होंने मूव कर दिया अपनी पॉपुलेशन को, भाई हिजबुल्लाह अटैक करे तो बच जाए। उनकी तैयारी देखो, वो इजराइल छोटी सी कंट्री घिरी हुई चारों तरफ से, तो उनकी तैयारी 1967 से 73 से हर वॉर में जीते हैं, तो वो तो चाहेंगे जो खत्म करो। और देखिए एक बात और भी है, हमास को फिनिश करना ये एम नंबर 1 था नेतन्याहू का। हमास खत्म हो जाए, खत्म माने वो खत्म आइडियोलॉजी नहीं होती खत्म, पर वो तबाह हो जाए, एकदम नस्तानाबूद हो जाए। पर वो तो हुआ भी नहीं, और नहीं अभी भी उनमें दम घूम रहा है। और दूसरा होस्टेज की बात, सेकंड बात, तो मेरी बात ये है कि ईरान जो है वो अभी करेगा नहीं, ये चीज कर नहीं सकता है। हालांकि शोर शराबा, मैं मार दूंगा, मैं कर दूंगा, ये सब होता रहेगा। पर ये बात ये है कि मतलब ये सिचुएशन अभी जो है उछलेगी नहीं, ये हो चलती रहेगी, सिमरिंग बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग हो रहा है, बॉइलिंग रहेगा। महीना 2 महीने के बाद ये जो हो जाए, उभरे दोबारा, तो हो सकता है, अभी नहीं। ठीक है। और क्या एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, क्या आप अमेरिका में होने वाला चुनाव भी एक बड़ी भूमिका है, जिस तरह के हालात बने हैं इजराइल और ईरान के बीच में। आपसे मैं समझना चाहूँगी सुरेश कुमार गोयल साहब, और क्या इसका असर अमेरिका के चुनाव पर पड़ेगा? जो बाइडेन तो हालांकि एक तरह से कह सकते हैं कि वो तो कैंडिडेट नहीं है, कमला हैरिस उनकी जगह कैंडिडेट हो ही या हो सकती हैं, तो क्या इसका असर जो है वो अमेरिका के चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? और वहां पर अगर किसी तरह का कोई सत्ता में परिवर्तन होता है, कुछ भी स्थितियां बनती हैं नवंबर के बाद, तो फिर आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक चुनाव में असर की बात है, आपने शायद पढ़ा होगा कि अभी कल भी जब कमला हैरिस अपनी एक इलेक्शन रैली में गई, तो काफी सारे लोग जो है, जो कि पैलेस्टाइन के सपोर्टर है या मिडिल ईस्ट में जो बाकी कंट्री के सपोर्टर हैं, तो वहां पर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया और कमला हैरिस को जवाब देना पड़ा कि हम जो है ऐसा नहीं चाहते कि युद्ध जारी रहे। तो जो अगर युद्ध रहता है या कुछ होता है, तो असर तो बहरहाल सही है कि पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि ना तो बिडेन, ना कमला हैरिस, ना ट्रंप को अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्शन से पहले भी कि वो इलेक्शन सपोर्ट ज्यादा नहीं देंगे, सॉरी वॉर सपोर्ट ना तो इजराइल को ज्यादा देंगे, ना यहाँ पर वो पैलेस्टीनियंस को या जॉर्डन को या किसी को ज्यादा देंगे, क्योंकि उनका सीधा सा मकसद है कि भाई अगर आपको सामान चाहिए, पैसा दो, सामान लो। उनका तो साफ मकसद है। तो वो नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम इलेक्शन से पहले, अगले साल के शुरू से पहले, किसी में इतनी एक जो कैपेबिलिटी की बात कर रहे थे जनरल साहब, कैपेबिलिटी तो अलग चीज है, लेकिन किसी में वो जो है एक इंटेंशन वाला मादा नहीं है कि वो आगे बढ़ेंगी। पहली बात तो ये है। इलेक्शन के बाद में क्या होता है ये देखने वाली बात है। अभी उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत चीजें बदल जाएगी तब तक। ठीक है, जनवरी काफी दूर है अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे